नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। वोट के बदले नोट मामले पर क्या आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वोट फॉर नोट मामले में दिया लैंडमार्क जजमेंट। सांसदों विधायकों को नहीं मिलेगी कोई छूट। 1998 के फैसले को पलटा। पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री, दूसरी बार पीएम की कुर्सी पर बैठे शाहबाज शरीफ। आसिफ अली जरदारी को मिला राष्ट्रपति के लिए समर्थन। और हैती में लगी इमरजेंसी, क्रिमिनल गैंग्स का आतंक। पीएम की केन्या यात्रा का हो रहा है विरोध। आइए खबरों की शुरुआत करें। सुप्रीम कोर्ट ने वोट फॉर नोट मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस मामले में कोर्ट ने 1998 में दिए गए कैश फॉर वोट मसले पर 5 सदस्यीय पीठ के फैसले को पलट दिया है। दरअसल 1998 के पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सांसदों पर नोट के बदले वोट मामले में छूट की बात कही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि घूस लेकर वोट देना या भाषण देने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इसे सांसदों और विधायकों को मिले विशेषाधिकार से बाहर बताया। भले ही रिश्वत लेने वाले ने रिश्वत देने वाले को वोट न भी दिया हो, तो भी इस मामले में इम्यूनिटी नहीं दी जा सकती। कोर्ट के मुताबिक रिश्वत चाहे सदन के भीतर ली जाए या बाहर, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि कोर्ट के इस फैसले के बाद सांसदों और विधायकों पर इस मामले में प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट के तहत केस चलाया जा सकता है। आपको बीते दिनों संसद में चला महुआ मोइत्रा का मामला याद होगा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने संसद में जो सवाल पूछे, उन सवालों को उन्हें लिख कर दिया गया था। इसके बदले उन्हें महंगे उपहार हासिल हुए थे। इस मामले में संसद की कमेटी ने महुआ मोइत्रा को दोषी पाया था और इसके बाद महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हम जिस लोकतंत्र का दंभ भरते हैं, वहां एक सांसद या विधायक के ऊपर पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में केस तक नहीं चल सकता था। क्यों? क्योंकि वह सांसद या विधायक है, इसलिए। लेकिन अब ऐसा नहीं चलने वाला। कोर्ट के इस फैसले से न केवल संसद की गरिमा को स्थापित करने का मौका मिलेगा, बल्कि वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने की दिशा में यह एक अहम कदम साबित होगा। देखिए, जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने हुए ऐसे बाशिंदे होते हैं जिन्हें जनता संसद तक अपने सवाल उठाने के लिए पहुंचाती है। विधायिका में बैठे सांसदों और विधायकों का प्राथमिक काम जनता के हितों को संसद में उठाना होता है। जब वो काम भी ये घूस लेकर करें तो फिर क्या कहा जाए, और उस पर भी मुकदमा ना हो तो ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर सवाल उठाता है। अब हम समझ लेते हैं कि वो कौन से विशेषाधिकार हैं जो सांसदों और विधायकों को अभी तक इम्यून किए हुए थे। संसदीय विशेषाधिकार मूल रूप से ऐसे अधिकार होते हैं जो संसद सदस्यों को व्यक्तिगत तौर पर और हर सदन को सामूहिक तौर पर हासिल होते हैं। इनका जिक्र संविधान में संसद के मामले में अनुच्छेद 105(2) में और राज्य विधानमंडल के मामले में अनुच्छेद 194(2) में किया गया है। इन विशेषाधिकारों का मकसद संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सुनिश्चित करना है। तमाम आपाधापी और लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ने शपथ ली है। जी हां, शाहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। वे दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले अप्रैल 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक पाकिस्तान के वे पीएम पद पर रहे। गौरतलब है कि फरवरी 2024 में पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न हुए थे, लेकिन इन चुनावों से कोई कॉन्क्रीट निर्णय सामने नहीं आया था। दरअसल पाकिस्तान के लाडले बेटे इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। उनकी पार्टी ने इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को समर्थन दिया था। उनके समर्थन वाले कैंडिडेट सबसे ज्यादा चुनाव जीते, लेकिन पाकिस्तान की अन्य पार्टीज ने इमरान खान को सत्ता से बाहर रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और इसी प्रयास में सामने आया एक गठबंधन जो कि नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बीच हुआ। इन दोनों पार्टीज के बीच एक पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ। इसके मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी की तरफ से शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने हैं और राष्ट्रपति के पद के लिए आसिफ अली जरदारी को समर्थन दिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत की पश्चिमी सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। यह अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा रेखा से मतलब क्या है? इससे मतलब है कि इस बॉर्डर लाइन का निर्धारण किसी बाहरी शक्ति द्वारा किया जाता है।
अब आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किस शक्ति के द्वारा किया गया था। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी देश में सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और आगजनी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि वहां की सरकार देश में कानून व्यवस्था लाना चाहती है। हाल ही में ये माजरा कैरेबियाई देश हैती में देखने को मिला। दरअसल हैती के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी केन्या गए थे। वहां वे एक समझौते के लिए गए थे जिसके तहत केन्या के नेतृत्व वाले मल्टीनेशनल सिक्योरिटी फोर्स को उनके देश में तैनात किया जा सके, जिससे क्रिमिनल गैंग्स के प्रकोप को झेल रहे देश में कानून व्यवस्था सुचारू तौर पर चल सके। लेकिन इसके बाद से ही हैती में इन क्रिमिनल गैंग्स ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद हैती की सरकार ने देश में 72 घंटे की इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। ये फैसला देश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही हिंसा के बाद लिया गया है। आपको बता दें कि कैरेबियन सागर में स्थित हैती अपनी सीमा डोमिनिक रिपब्लिक से साझा करती है। इसकी राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस है। बीबीसी के मुताबिक हैती ब्लैक लोगों के नेतृत्व वाला पहला गणतंत्र बना था, साथ ही आज़ादी हासिल करने वाला पहला कैरेबियन देश भी था। यहाँ एक और बात समझनी होगी कि हैती के लोकल लोगों की माने तो हैती को इंटरनेशनल मीडिया ने कभी भी सही ढंग से पोर्ट्रे नहीं किया। लोगों का कहना है कि यहाँ कुछ गिरोह सक्रिय हैं जिनकी आपसी लड़ाई में हैती को एक विशेष हिंसक देश के तौर पर दिखाया जाता है। आपको दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो का नारा याद होगा। इसका भाव यही है कि हमें अपनी रूट्स यानी जड़ों की तरफ लौटकर अपने स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए। इस नारे को वर्तमान वक्त के लिहाज से देश की लीडरशिप ने डिकोड कर लिया है। इसीलिए भारत अपने सबसे पुराने उद्योगों में से एक वस्त्र उद्योग को रिवाइव करने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर भारत में सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट आयोजित किया गया था। भारत टेक्स नाम से इस इवेंट को नई दिल्ली के यशोभूमि में 26 से 29 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। इसके आयोजन की जिम्मेदारी केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के तहत कंसोर्टियम ऑफ टेक्सटाइल प्रमोशन काउंसिल्स के पास थी। वहीं उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार इसमें पार्टनर स्टेट्स के तौर पर शामिल हुए थे। इस पूरे इवेंट का मकसद भारत की टेक्सटाइल लेगेसी को दुनिया को दिखाना था, साथ ही भारत में वस्त्रों के स्तर पर पाई जाने वाली विविधता और भारत में वस्त्र उद्योग की संभावनाओं को भी तलाशा गया। इसके अलावा ये पूरा इवेंट 5F विजन पर आधारित था। यहाँ 5F से मतलब है फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इस मौके पर इंडिया टेक्स भी लॉन्च किया गया। इंडिया टेक्स 4 सालों में 2023 से 27 के लिए UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का एक प्रोजेक्ट है। इसका मकसद टेक्सटाइल की पूरी वैल्यू चेन को सतत और सर्कुलर बनाना है। इस प्रोजेक्ट की फंडिंग डेनमार्क के विदेश मंत्रालय द्वारा की गई है, वहीं इसे लागू भारत के वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। भारत में टेक्सटाइल यानी वस्त्रों का इतिहास बहुत पुराना है। भारत में वस्त्रों के इतिहास की प्राचीनता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मध्य पाषाण युग की गुफाओं में वेस्ट गारमेंट्स यानी अधो वस्त्रों का चित्रण दिखाई देता है। हालांकि वस्त्र उत्पादन के पुख्ता सबूत आद्य ऐतिहासिक काल से दिखाई देते हैं। हड़प्पा और चन्हूदड़ों से रेशम कीट के साक्ष्य भी हासिल हुए हैं। वहीं आज की स्थिति की बात करें तो भारत का वस्त्र उद्योग GDP में 2% की हिस्सेदारी रखता है। दुनिया में वस्त्र उत्पादन के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है और इस साल यानी 2024 की थीम रही कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ये थीम वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर फोकस करती है, जिसमें जानवरों के आवासों पर नजर रखने के लिए AI और रिमोट सेंसिंग जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की शुरुआत साल 2013 में साइट्स के बैंकॉक शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। पिछले 6 महीनों में इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष के कारण इंडियन ओशन रीजन की भू राजनीति में कई इंपॉर्टेंट बदलाव देखे गए। इस बार इंडियन ओशन रीजन के महत्व को देखते हुए नौसैनिक कमांडरों का सम्मेलन हाइब्रिड मोड यानी समुद्र और स्थल दोनों में आयोजित किया जाएगा। इसका पहला संस्करण 5 मार्च से शुरू होने वाला है, जिसमें भारतीय नौसेना की ट्विन कैरियर ऑपरेशन संचालित करने की क्षमता का प्रदर्शन होगा।
यह सम्मेलन नौसेना कमांडरों के लिए समुद्री सुरक्षा से रिलेटेड स्ट्रेटजिक, ऑपरेशनल और प्रशासनिक मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA की स्थापना के लिए कैबिनेट की मंजूरी हासिल की। जिस तरह से सोलर एनर्जी के लिए भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की, उसी तरह से ये पहल भी पूरी दुनिया में बाघों के संरक्षण के लिए भारत द्वारा उठाया गया एक नया कदम है। आपको बता दें कि IBCA बनाने का प्रस्ताव 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन में सामने आया था। इसमें 2022 तक बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए वैश्विक सहयोग की मांग की गई थी। हाल ही में नई दिल्ली में डिफेंस कनेक्ट 2024 आयोजित किया गया। इसमें रक्षा मंत्री ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की। अदिति का फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद इनोवेशंस एंड डिफेंस एक्सीलेंस। इस योजना के तहत डिफेंस टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप को रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशंस के लिए 25 करोड़ रुपए तक की सहायता राशि दी जा सकेगी। यहां ध्यान रखने की जरूरत है कि इस योजना के लिए शुरुआत में 750 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और इस योजना का मकसद 2025-26 तक लगभग 30 डीप टेक स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी को विकसित करना है। केंद्रीय इस्पात मंत्री ने हाल ही में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के हिसार प्लांट में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह स्टील इंडस्ट्री में ऑफ ग्रिड और फ्लोटिंग सोलर वाला दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। इसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को लगभग 2700 मीट्रिक टन प्रति वर्ष कम करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का लक्ष्य 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन वाली अर्थव्यवस्था बनना है, इसलिए यह पहल ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स दोनों के लेवल पर इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करेगी। आइए जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, दुनिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम। दूसरा सवाल है, खबरों में रहा इंडिया टेक्स संबंधित है वस्त्र उद्योग, खनन उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग या फिर सेमीकंडक्टर उद्योग। चलिए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न मैंने पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, हाल ही में चर्चा में आए पार्स 1 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का संबंध किस देश से है? इराक, ईरान, लीबिया या फिर जॉर्डन। सही विकल्प है ऑप्शन बी यानी ईरान। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, हाल ही में चर्चा में आए अगालेगा द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगालेगा द्वीप में चीन ने अपने सैन्य बेस का निर्माण किया है। अगालेगा द्वीप मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस के उत्तर में स्थित है। इन कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों कथन सही या फिर दोनों कथन गलत? सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को लाइक कर दीजिए और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी देना है कॉमेंट बॉक्स में। नमस्कार।